पिताजी ने मेरी शादी 100 एकड़ ज़मीन के बदले अपने दोस्त की बेटी से कर दी, मगर पत्नी के रूप में मैंने उसे स्वीकार न किया। मैं खुद तो बेड पर सोता और उसे ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर करता। मैं 1 साल तक उसके करीब नहीं गया, लेकिन वह ऐसी संस्कारी औरत थी कि किसी को कुछ नहीं बताती। एक बार नींद में मेरी सास रुक रुक कर आ रही थी। उसने मुझे जगाया और मैं उसी पर चिल्लाने लगा। फिर मुझे पछतावा हुआ और मैं उससे माफ़ी मांगने गया, मगर वो मुझे घर में कहीं नहीं मिली। लेकिन एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, मैंने 50 बार पिताजी से कहा था मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी कहने लगे, क्या परेशानी है तुम्हें? जानते हो 100 एकड़ ज़मीन है सुरेश के पास और एक इकलौती बेटी है उसकी। मैंने कहा इकलौती है, लेकिन तो काली कलौटी है, तो काली कलौटी, मुझे नहीं करनी उस बदसूरत लड़की से शादी। मैंने गुस्सा दिखाया था। मेरे पिताजी कहने लगे, पागल हो गए हो क्या? ऐसी सुंदरता का क्या करना जो कुछ दिन में ख़त्म हो जाए? कोई सुंदर लड़की भी हो, वो भी शादी के बाद मोटी और भद्दी हो जाती है। पैसा काम आता है और मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुका हूँ और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने कहा भी मैं भी उस कालू कलूटी बंदरिया से शादी नहीं करूँगा। पिताजी, मेरा भी ये आखिरी फ़ैसला है। मैंने तिनक कर कहा, अपने पिताजी से कहा था। मेरे पिताजी कहने लगे, तो ठीक है, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से भी निकाल दूंगा। सब कुछ मेरे नाम है, ये घर और सारी ज़मीन। चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर मेरी माँ रोने लगी, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? मैं खुद काफ़ी हैंडसम नौजवान था और मुझे सुंदर लड़कियां पसंद थी। खूबसूरत लड़कियां मुझे अच्छी लगती थीं, और फिर मैं क्यों उस काली कलूटी लड़की से सिर्फ इस कारण शादी करता कि उसके बाप के पास 100 एकड़ ज़मीन है जो वह दहेज में उसे देना चाहता है। मेरे पिताजी को शायद ज़मीनों का लालच था। यूँ तो मेरे पिताजी का पुश्तैनी घर गांव में था, ज़मीनें भी थीं, लेकिन हम शहर में रहते थे। मैं पढ़ा लिखा था और मैं एक अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादातर घर का खर्चा पिताजी की ज़मीनों से आने वाले रुपयों से ही होता था। मैं जितना कमाता था अपने ऊपर खर्च कर देता था। सीधी सी बात है, मैं दिखने में हैंडसम था, अच्छा जवान था। अपने ऊपर पैसा मैं इसलिए खर्च करता था क्योंकि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना मेरा शौक़ था। मेरे वॉशरूम में नए से नए ब्रांड के फेस वॉश और क्रीमें रखी रहती थीं। अपने बालों का हेयर स्टाइल मैं एक महंगे सैलून से करता था। मैंने अपनी माँ से कहा कि पिताजी को शायद मुझसे प्यार नहीं है, अपने दोस्त की बेटी से है। वो कहने लगी, तुम कौन सा निराले हो? तुम्हारे दोनों बड़े भाई शादियाँ करके अलग हो चुके हैं, अपने अपने घर बना चुके हैं, लेकिन तुमने क्या किया? इस 30-35 हज़ार की नौकरी पर तुम क्या समझते हो तुम्हें यहाँ पर कोई परी मिल जाएगी? कोई सुंदर अमीर बाप की बेटी अंधी होकर तुमसे शादी कर लेगी? कुछ भी नहीं हो तुम। आजकल की लड़कियां जेबें देखती हैं, शक्ल सूरत नहीं देखती। अरे पैसा होना तो बुढ़े की शादी भी जवान और एक सुंदर लड़की से हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी, बड़ा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। आजकल की लड़कियां इतनी बेवकूफ़ नहीं हैं जितने तुम हो। हाथ आई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। जब रिश्तों के लिए तुम्हें धक्के खाने पड़ेंगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे पिताजी ने सही फैसला किया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता रंग काला है या गोरा, सुरेश उसे दहेज में गाड़ी दे रहा है, ट्रक भरकर सामान आएगा, तुम्हारा ये घर महल की तरह सज जाएगा। मैं तुम्हारा उज्जवल भविष्य चाहती हूँ। मुझे पता है तुम्हारा सारा ध्यान अपनी इस शक्ल को संवारने में गुजरता है। अपने आप को तुम और भी हैंडसम बनाते हो और इसी पर अपना पैसा उड़ा देना। कल को पत्नी आएगी, बच्चा आएगा, कैसे जिम्मेदारियां पूरी करोगे उसकी? पिताजी भी कहने लगे, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे सर पर नहीं बैठा रहूँगा। जो कुछ बचा है ना, वो तुम्हारे अकेले का नहीं है। घर बिकेगा तो 4 हिस्से होंगे, चौथा तुम्हारी बहन का। मेरी छोटी मोटी ज़मीनें बिक जाएंगी तो ही चारों के हिस्से में कुछ आएगा। तुम्हारे दोनों भाई तो अच्छा कमा रहे हैं, बहन तुम्हारे अच्छे घर में गई है, पर तुम्हारा क्या भविष्य है? कुछ भी तो नहीं। जो तुम्हारा हिस्सा है ना, वो भी तुम खा जाओगे या अपनी शक्ल पर लगा दोगे। उसके बाद तुम भीख मांगते हुए नजर आओगे। अच्छी तरह से सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं अपने कमरे में चला गया। बात कठोर थी लेकिन सच थी। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। मुझे ये लगन नहीं थी कि मैं 6 घंटे के बजाय 10 घंटे की ड्यूटी करूं। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं नौकरी के अलावा और भी कुछ करूं, और नौकरी भी मेरी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। आए दिन मेरे मैनेजर की मुझसे कहासुनी होती रहती थी। 100 एकड़ ज़मीन अगर सुरेश चाचा अपनी बेटी को दहेज में दे रहे थे तो उसका हर महीने आने वाला फ़ायदा ही लाखों में होता। मुझे तो बैठे बिठाए सब कुछ मिलने वाला था। मेरे पिताजी ठीक कह रहे थे, जो आदमी 30-35 हज़ार कमाता हो उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह नहीं होता, क्योंकि आजकल के लोग जेब देखते हैं, लड़कियां भी जेब देखती हैं। मैंने समय को समझते हुए अपने पिताजी की बात मान ली, दिल पर पत्थर रख कर शादी भी कर ली। मेरे ससुर ने बहुत शानदार शादी की थी,
लेकिन शादी पर मैंने एक नज़र भी अपनी उस काली कलूटी दुल्हन पर नहीं डाली, क्योंकि मुझे उसमें कोई रुचि नहीं थी, ना लगाव था ना प्यार। विदाई भी हो गई। मेरे ससुर ने मुझे गाड़ी की चाबी गिफ्ट में दे दी। वो मेरे लिए शायद ज़्यादा रुचि का सामान था। उसी गाड़ी में मैं उनकी बेटी को विदा कराकर अपने घर ले आया। मेरे पिताजी बहुत खुश थे, माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी माँ को मेरे ससुर ने शादी के मौके पर सोने का सेट दिया था और मेरे पिताजी को 10 लाख की पूंजी। नंदिनी मेरे कमरे में बैठी थी और मुझे कमरे में जाने में कोई भी रुचि नहीं थी। मैं कमरे में जाना ही नहीं चाहता था। रात के 1 बजे तक मैं बाहर बैठा सिगरेट पीता रहा। मेरी माँ पता नहीं किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसे बाहर देखकर कहने लगी कि ये क्या हरकत है। 11 बजे से नंदिनी तुम्हारे कमरे में बैठी है और अब रात का 1 बज रहा है, तुम कमरे में क्यों नहीं गए? मैं कहने लगा मुझे नहीं जाना। मेरी माँ कहने लगी देखो, अच्छा यही है कि तुम अपना व्यवहार नंदिनी के साथ अच्छा रखना। देखा था ना उसके पिता ने कैसी शानदार शादी की है, तुम्हें गाड़ी तक दी है। मैंने कहा अच्छा बस भी करें, कुछ पैसों के बदले उन्हें हीरे जैसा दामाद भी तो मिला है। अपनी बेटी को देखा है उन्होंने। मेरी माँ कहने लगी नंदिनी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना, समझ आ रही है ना तुम्हें? चलो जाओ कमरे में। अपनी माँ के कहने पर मैं बुझे मन से अपने कमरे में गया था। वो सामने दुल्हन बनी बैठी थी। अच्छी शायद इसलिए लग रही थी क्योंकि थोड़ा बहुत मेकअप कर रखा था। मुँह धोने के बाद उसका अपना काला रूप नजर आना था, जो मैं देखना नहीं चाहता था। मैं कमरे में आते ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर चुका था। वो बेचारी घबरा गई थी। जब मैं कमरे के अंदर आया तो वो सिमट कर बैठ गई। मैंने अपना कुर्ता उतारकर सोफे पर ज़ोर से फेंका, फिर अपने पैरों में पहने हुए जूते उतारकर वो भी इधर उधर फेंक दिए। मैं अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। वो चुपचाप मेरी हरकतें देख रही थी। अलमारी मैंने ज़ोर से खोली, अपना नाइट सूट निकाला और ज़ोर से अलमारी बंद की। वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से शॉवर लेने के बाद भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। कमरे से आया तो वो अभी भी वैसे ही बैठी थी। 3 घंटे हो गए थे उसे कमरे में बैठे हुए, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं बेड पर आया, तकिया ठीक किया और लेट गया। वो अभी भी मुझे देख रही थी। मैंने कहा ए लड़की देखो, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैं तुम जैसी लड़की को देखना पसंद नहीं करता, तो तुम्हें अपनी पत्नी क्यों बनाऊंगा? मुझसे कोई आशा मत रखना, और मेरी बातों को अगर तुमने अपने पिता को जाकर बताया तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। समझ आ रही है ना तुम्हें? वो कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं पूछा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, चुपचाप बैठी रही। मैंने कहा जाओ जाकर चेंज करो, ऐसा करो तकिया उठाओ और ज़मीन पर जाकर लेटकर सो जाओ। मैं इतना भी उतावला नहीं कि तुम जैसी लड़की के साथ रात बिताऊं। चलो उठो यहाँ से, मैं तुम्हें अपने बेड पर सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे पास आना तो बहुत दूर की बात है, बस इस कमरे में तुम्हें रखना मेरी मजबूरी है। चलो अब सोने दो मुझे। वो बेचारी चुपचाप उठ गई। उसकी सिसकी पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। रोते हुए वो अपने गहने उतार रही थी। मैंने कहा ये रोना धोना बंद करो, समझी ना? मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, तुम पर हाथ नहीं उठाया जो रो रही हो। अपने पिता को जाकर अगर तुमने कुछ भी बताया तो याद रखना ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। वैसे भी जैसा तुम्हारा रंग रूप है, तुम्हारी शादी दोबारा कभी नहीं होगी। बाप की चौखट पर बैठी रहोगी। वो बड़ी खामोशी से अपने गहने उतारती रही, साथ साथ सिसकियों से रोती रही। फिर वॉशरूम में चली गई, कपड़े बदलकर तकिया उठाया और ज़मीन पर लेट गई। मैं भी नींद में जा चुका था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो अभी भी ज़मीन पर सो रही थी। मैंने बस उस एक नज़र उस पर डाली और घृणा से अपनी नज़र हटा ली। तभी माँ ने दरवाज़ा खटखटा दिया था और उसे यूं ज़मीन पर लेटा देखती जो सीधी सी बात है मेरी शामत आ जाती। मैंने पैर से उसे उठोकर मारी। उसकी कमर पर शायद ज़्यादा ज़ोर से लगी थी। वो तड़प कर उठी, मुझे देखा तो चुप सी हो गई, अपनी कमर सहलाने लगी। मैंने कहा चलो उठो, 9 बज गए हैं, तैयार हो जाओ और बाहर जाओ, जाकर नाश्ता करो। और हाँ, सबके सामने ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें किस तरह रखा है। सबके साथ अपना व्यवहार ठीक रखना, वरना मैं गुस्से में पागल हो गया तो तुम्हें वैसे ही जान से मार डालूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तकिया बेड पर रखा, अलमारी से हल्की फैंसी साड़ी निकाली, वॉशरूम में गई, नहाकर कपड़े चेंज किए, हल्का फुल्का मेकअप किया और कमरे से बाहर चली गई। मेरे लिए यही बहुत था कि वो चुपचाप मेरी बात मान रही थी। जब मैं बाहर आया तो वो मेरी माँ के साथ नाश्ता लगा रही थी। मेरी माँ बार बार उसे मना कर रही थी कि बेटा मैं खुद कर लूँगी, अभी तो तुम नई नई बहू आई हो, अभी तो काम मत करो। लेकिन वो ये कह रही थी कोई बात नहीं माँ जी, ये काम थोड़ी है, और वैसे भी मैं फालतू बैठकर क्या करूँगी। मेरी माँ की बातों पर वो थोड़ा मोड़ा मुस्कुरा रही थी, पर आंखों में उदासी थी। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं भला क्यों परवाह करता? वो कौन सी मेरी मनपसंद थी। वो सबसे बात करती थी, लेकिन कमरे में आते ही उसे चुप सी लग जाती थी। मुझे अब सुंदर लड़कियां तो मिल नहीं सकती थीं, इसलिए सोचा कि दिल बहलाने के लिए दोस्ती कर लेनी चाहिए, और दोस्ती भी मेरी हो चुकी थी।
वो मेरी ऑफिस की कोलीग थी। मैंने उसे दोस्ती की ऑफ़र की, उसने तुरंत स्वीकार कर ली, जबकि वो जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ। अब मैं अब रात को देर तक उससे बातें करता रहता और नंदिनी चुपचाप ज़मीन पर लेटी रहती, आंसू बहाती रहती। कई बार मैंने उसे आंसू बहाते देखा था, लेकिन मुझे ना उसकी परवाह ही थी, ना चिंता थी। बस अपने माता पिता के सामने मैं उससे ऐसे बात करता जैसे कि हम दोनों के बीच में बड़े अच्छे संबंध हैं। मेरे पिताजी कहने लगे कि ऐसा करो कि आज छुट्टी है, नंदिनी को कहीं घुमाने ले जाओ। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, जाओ नंदिनी, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाता हूँ। वो वैसे भी गांव से आई थी, इसलिए शायद मेरी धमकियों से डर गई थी। तलाक के नाम पर ही घबरा गई थी, इसलिए चुप थी, कुछ नहीं कह रही थी। मैं उसे अपने साथ समुद्र के किनारे पर ले गया। मैंने नोट किया कि वो पानी में जाने से बहुत डर रही थी, घबरा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी नहीं, मुझे बस डर लगता है, मुझे में जाने से डर लगता है, मुझे लगता है कि मैं डूब जाऊंगी। ये सुनकर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उसे परेशान करना चाहता था, इसलिए मैं उसका हाथ पकड़कर उसे पानी के अंदर ले जाने लगा। वो कहने लगी भगवान के लिए रोहन, आप मुझे पानी में मत लेकर जाएं। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। वो जैसे जैसे पानी में मेरे साथ जा रही थी, डर रही थी और डर के मारे रो रही थी। मैं उसे इतना आगे ले गया कि उसके घुटनों से ऊपर तक पानी आ गया और वहां जाकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वो रोने लगी, कहने लगी मेरा हाथ पकड़ लो, मैं डूब जाऊंगी। मैंने कहा तो डूब जाओ, मर जाओगी तो मेरी जान छूटेगी। कहने लगी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा तुम्हें दुख में देखकर मुझे चैन मिल रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है, और रोती रहो, तुम्हारी सिसकियां मुझे सुकून देती हैं। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, चिल्ला रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी, और मैं हंस रहा था। जिस जगह मैं उसके साथ खड़ा था वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। वो बार बार गिरने से खुद को बचा रही थी, रोए जा रही थी, और मैं उसे पानी में वहीं छोड़कर वापस आने लगा। वो बार बार कह रही थी रोहन मेरा हाथ पकड़ लो, मैं गिर जाऊंगी। वो शायद पहली बार समुद्र किनारे आई थी। मैंने पीछे से ही उसको उल्टा हाथ हाथ दिखाया था कि मरती हो, मर जाओ, मैं क्या करूं? फिर उसकी एकदम चिल्लाने की आवाज़ आई, शायद वो गिर चुकी थी। मैंने देखा तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, बस उसके हाथ नज़र आ रहे थे जो वो पानी में बुरी तरह से मार रही थी। कुछ देर तो मैं उसकी बेबसी का तमाशा देखता रहा। जैसे ही कोई लहर आती वो अपना चेहरा ऊपर करती और बुरी तरह पानी में हाथ मारती और कहती रोहन मुझे बचा लो। 10-15 मिनट में यही देखता रहा और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने देखा कि एक लड़का दूर से भागता हुआ उसकी ओर आ रहा था, शायद उसे बचाने के लिए। अगर उसे पता चलता कि मैंने अपनी पत्नी के साथ ये हरकत की है तो शायद मुझे बुरा भला कहता, इसलिए मैं तेज़ कदम उठाता हुआ नंदिनी तक पहुंचा। उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। वो तो ऐसे थी कि जैसे मर जाएगी, बुरी तरह से हाँफ रही थी, आंखें, चेहरा लाल था, पूरा शरीर पानी से भीग चुका था। मैंने कहा कुछ डर कम हुआ तुम्हारा? वो रोने लगी। मैंने कहा मैं तो तुम्हारा डर खत्म कर रहा था मेरी जान। वो लड़का आकर वहीं खड़ा हो चुका था, ये सुनकर वहीं से पलट गया। मैं उसे वापस घर ले आया। आते ही वो कमरे में चली गई, नहा धोकर आई तो आंखें लाल थीं। मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हें मज़ा तो आया ना आज? उसने एक नज़र मुझे देखा तो मैं उसे गुस्से से देख रहा था, इसलिए नज़रें चुराकर कहने लगी जी माँ जी। मैंने कहा इसे तो बहुत मज़ा आया, इसने बहुत इन्जॉय किया, अगले संडे भी मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन वो कहने लगी मुझे कहीं नहीं जाना, और मैं यही चाहता था कि वो अपने मुंह से कहे कि उसे मेरे साथ कहीं नहीं जाना। समय यूं ही गुजरने लगा। मैं सुबह जब भी जागता था उसकी कमर पर जोर से लात मारता था और वो बिलबिला उठती थी। मैं कई लड़कियों से दोस्ती कर चुका था, उनसे दिल बहलाता। जो भी पैसे नंदिनी की ज़मीनों से आते थे मैं उससे कहता कि तुरंत मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवाओ। मैं एक अय्याश इंसान बन चुका था, जो पैसा आता उसमें से ज़्यादातर तो मैं उड़ा देता, लड़कियों के महंगे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता, उन्हें खाना खिलाता। नंदिनी घर के कामों में ही जुटी रहती थी। सबसे बड़ी बात कि मुझसे कुछ नहीं कहती थी, ना मुझे परेशान करती थी। मेरा हर काम अपने हाथों से करती थी, मेरा ख्याल भी रखती थी, लेकिन मैं उसे कभी अपने करीब आने नहीं देता था। मैंने नोट किया था कि हर समय उसकी आंखों में एक उदासी छाई रहती थी। रोज़ सुबह पूजा करती थी, उसकी पूजा अब धीरे धीरे लंबी होने लगी थी। कभी कभी मेरी अंतरात्मा मुझे झंझोड़ती थी कि तुम्हारे हर अत्याचार को वो चुपचाप सह लेती है। अगर कोई और लड़की होती तो शायद अब तक मुझे छोड़कर जा चुकी होती, या मेरे साथ लड़ती झगड़ती, पता नहीं क्या कुछ कह जाती, क्योंकि मैं अभी भी उसी के पैसों पर पल रहा था, बल्कि अय्याशियाँ कर रहा था। एक बार मेरे दोस्तों ने रात को मुझे ड्रग्स का नशा करा दिया। मैंने आज से पहले कभी ड्रग्स नहीं ली थी, पहली बार ली थी, और मुझे नशा भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए घर पहुंचा था। जैसे ही घर का दरवाज़ा बजाया, नंदिनी शायद जाग रही थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने दरवाज़ा खोला तो मैं उसी पर गिरने लगा था। उसी ने मुझे संभाला था। मैं इतना नशे में धुत था कि सही से चल भी नहीं पा रहा था।
बड़ी मुश्किल से सहारा देते हुए वो मुझे कमरे में ले जाकर लिटा चुकी थी। फिर मेरे जूते उतारे कहने लगी, रोहन आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है? लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैं इतना नशे में था कि बेहोश हो चुका था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गया। शायद मैं इतना नशे में था कि सोते हुए ज़मीन पर गिर चुका था। मैंने देखा तो नंदिनी शायद बाहर जा चुकी थी। मैं उठकर बेड के ऊपर आ गया, बेड पर लेटकर फिर से सो गया। जब होश में आया तो दोपहर के 11 बज रहे थे। मुझे अब चिंता ही नहीं थी कि मेरा बॉस मेरी इतनी छुट्टियों पर मुझे जॉब से निकाल देगा। मेरे पास महीने के 3 से 4 लाख आते थे। उसमें से 2 लाख मैं अपने पिताजी को पकड़ा देता था घर के खर्चे के लिए और बाकी के 2 लाख अपने पास रख लेता था। मेरे पिताजी खुश थे कि महीने के 2 लाख उनके हाथ में आ जाते थे। मैं कभी जाता जॉब पर और कभी नहीं जाता। इस बार जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे बॉस ने कहा कि लगता है तुम्हें नौकरी की ज़रूरत नहीं है। जितनी तुम लापरवाही दिखा रहे हो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया, मुझे परवाह भी नहीं थी। मैंने नंदिनी को पुकारा। मैंने कहा, मेरे लिए चाय लेकर आओ, मेरे सर में दर्द है। जब वो कमरे में आई तो उसके बाल गीले थे, मुझसे नज़रें चुरा रही थी। चाय का कप रखकर चली गई। नाश्ते के बाद मैं अपने लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। जब मुझे नंदिनी की हंसने की आवाज़ आई तो मैं हैरान हुआ था, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मैंने उसे हंसते हुए नहीं देखा था। मैं बाहर आया तो वो मेरी माँ के साथ किसी बात पर हंस रही थी। पहली बार उसको मुस्कुराता हुआ देखकर पता नहीं क्यों वो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन अगले ही पल मैंने अपने सर को झटका था। झटका कि नहीं, मेरी चॉइस इतनी भी घटिया और ख़राब नहीं हो सकती। रात को फिर मैं दोस्तों में चला गया। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, हमें नहीं पता था कि तुम इतनी थोड़ी सी ड्रग्स लेकर इतने नशे में चले जाओगे। तुम कैसे मर्द हो? हम लोग तो 3 बार ड्रग्स लेते हैं और हमें नशा तक नहीं चढ़ता। मैंने कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं भी तुम लोगों के बराबर ड्रग्स कर सकता हूँ। ये सुनकर मेरे दोस्त मुझे हैरानी से देखने लगे। कहने लगे, अरे असल ज़िंदगी नशे में है। शराब और शबाब अगर ज़िंदगी से निकल जाए तो मर्द की ज़िंदगी बेकार हो जाती है। मैंने उस रात उनकी बात मान ली थी, लेकिन दोस्त मुझे क्लब ले गए। वहाँ पर क्लब डांसर के साथ डांस करने लगे और मेरा दिल नहीं माना। मैंने ये काम कभी नहीं किया था। मैं वहाँ से वापस आकर घर आया तो मेरी पत्नी मुझे कमरे में ले गई। रात को सोए सोए मुझे लगा जैसे मुझे ठीक से सांस नहीं आ रही। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पता नहीं, शायद मैं नींद में बड़बड़ा रहा था, नशे में भी था। जब मुझे लगा किसी ने मुझे झिंझोड़ा है, मैंने आँख खोली तो नंदिनी थी। कहने लगी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम होती कौन हो मुझे उठाने वाली? तुमने मेरी नींद खराब बर्बाद कर दी। तुम्हें किसने कहा था मेरे पास आओ? कहने लगी, वो आप कह रहे थे कि आपको सांस नहीं आ रही। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं होता। मैं सच में बेहोशी में था, नींद में बेहाल था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मैं क्या कह रहा था। उसके बाद मैंने नोट किया कि जब भी मैं नशा करता मुझे घुटन सी होने लगती। एक बार नंदिनी मुझसे कहने लगी, आपको ये जहर अपने अंदर नहीं उतारना चाहिए। अभी तक आपके घर वाले नहीं जानते कि आप नशा करते हैं। मैंने कहा, उन्हें बताने की गलती भी ना करना, वरना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अब मैं ताश खेलने लगा था, कसीनो जाने लगा था, जुआ खेलने लगा था। बहुत से पैसे जीतता था तो हारता भी था। सिगरेट, शराब, जुआ, ये सब बुराइयां मेरे अंदर आ चुकी थीं। मेरी आधी आधी रातें अब कसीनो में गुजरने लगी थीं। लेकिन मुझे खांसी भी आने लगी थी। मुझे एक बार बहुत तेज़ बुखार हो गया। नंदिनी बहुत परेशान थी, मुझे लेकर हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर ने कहा कि सीने में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो परेशानी बढ़ सकती है। पहली बार मैंने उसे अपने लिए रोते हुए देखा था। मेरे सामने हाथ जोड़कर कह रही थी कि दोबारा नशे को हाथ मत लगाइएगा भगवान के लिए, और मैं उसके रोने पर हैरान था। मैंने तो आज तक उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसे तो मेरे मर जाने की प्रार्थना करनी चाहिए थी, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मुझे समय पर दवाई देती। धीरे धीरे मेरी सेहत अच्छी होने लगी। मैं ठीक हो चुका था, लेकिन अब अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करता था। मेरा जी चाहता था कि मैं नंदिनी से माफ़ी मांगूं, और फिर उसकी तबीयत काफ़ी निढाल सी होने लगी थी। शायद मेरी देखभाल करते करते थक चुकी थी, लेकिन वही उसकी आदत के अपने मुंह से कुछ नहीं कहती थी। उसने मुझे भी कुछ नहीं कहा था, न मेरी माँ को किसी काम से इनकार करती थी। जिन लड़कियों से मैंने दोस्ती की थी, जिन्हें मैं महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता था, जब उन्हें मेरी बीमारी का पता चला तो उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। मैं फ़ोन करता तो मुझसे ठीक से बात नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मैं उन पर पैसे नहीं लुटा सकता था, क्योंकि मेरा इलाज बहुत महंगा हो रहा था। मेरी बीमारी ने मुझे लोगों के असली रंग दिखा दिए थे। मेरी पत्नी मेरे 1000 अत्याचार सह कर भी मेरी पत्नी थी। मेरा ख्याल रखती थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, इतना कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था। डॉक्टर कह चुके थे कि अब आपको और इलाज की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। लेकिन मैं अंदर से शर्मिंदा भी हो चुका था। चाहता था कि नंदिनी से माफ़ी मांगूं
और उसके साथ अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करूं। लेकिन मैंने नोट किया था कि वो काफ़ी निढाल सी लग रही थी। कभी अपने कंधे दबाने लग जाती थी। पहली बार मैंने कहा कि नंदनी, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि ऐसा करो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। कहने लगी, नहीं रोहन, मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं सोच चुका था कि अब नंदनी से माफ़ी मांग लूँगा। अगले दिन जब मैं उठा, देखा तो नंदनी कमरे में नहीं थी। मैं बाहर आया, अपनी माँ के कमरे में देखा तो वो लेटी हुई थी। मैंने पूछा, नंदनी कहाँ है? किचन में भी नहीं थी। कहने लगी, बेटा मुझे नहीं पता। मैं पूरे घर में उसे देख चुका था, वो पूरे घर में नहीं थी और मैं हैरान था कि वो गई कहाँ है। जब मैं अपने कमरे में आया तो वहाँ साइड टेबल पर एक लेटर पड़ा था। जब मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़कर रह गए। इस पर लिखा था कि मैं सिर्फ इस उम्मीद पर समय गुजार रही थी कि शायद आप कभी ठीक हो जाएंगे, कभी मुझसे भी प्यार से बात करेंगे। आपकी खातिर मैंने आपका हर अत्याचार चुपचाप सहा, लेकिन शायद मैं भी इंसान हूँ, इसलिए आपके दिए गए घाव सहते सहते मैं कैंसर की मरीज़ बन चुकी हूँ और मेरा कैंसर आखिरी स्टेज पर है। इसलिए मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती कि आपको मेरा इलाज करवाना पड़े। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलूंगी। मैं अपने जीवन का अंतिम समय हरिद्वार में गंगा किनारे गुजारना चाहती हूँ, किसी आश्रम में। लेकिन आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि कभी किसी के धैर्य की परीक्षा मत लीजिएगा, किसी को इतना दुख न दीजिएगा कि वो सहते सहते मर जाए। आपकी नंदिनी। उस लेटर को पढ़कर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। कई बार मैंने उसके पेट पर, उसकी कमर पर पैर की ठोकरें मारी थी, ये सोचे बिना कि उसे कितना दर्द हुआ होगा। उसके शरीर के साथ साथ मैंने उसकी आत्मा पर भी घाव लगाया था। उसे क्या कुछ नहीं सुनाता था, उसके रंग पर हर समय उसे ताने देता था। मुझे नहीं पता था कि अंदर ही अंदर मेरी बातें सहते सहते वो इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाएगी। मैं आज उसके प्यार में फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ जा चुकी थी। अचानक मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ कुछ दिन मेरा इलाज चला। जब मैं ठीक हुआ तो तुरंत हरिद्वार के लिए निकल गया और वहाँ मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की तो पता चला कि वो कई दिन पहले ही मर चुकी थी। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उसने एक अच्छी पत्नी बनकर स्वर्ग में अपनी जगह बना ली थी और मैं कल को भगवान के सामने क्या जवाब दूंगा, ये बात मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं इसलिए ये कहानी लिख रहा हूँ कि भगवान के लिए अपनी पत्नी को ऐसे घाव न दें कि उसे सहते सहते वो मर जाए। आज मैं अपनी पत्नी को याद करके रोता रहता हूँ। मुझे कहीं चैन नहीं मिलता, बस यही सोचता रहता हूँ कि क्या नंदनी कभी मुझे क्षमा करेगी या नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।